स्वागत। आज हम वित्त मंत्रालय के एक अहम मसौदे पर बात कर रहे हैं, जलवायु वित्त वर्गीकरण ढांचा या जिसे क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी कहते हैं। हाँ, ये असल में एक तरह की गाइड बुक है ना, जो बताएगी कि कौन सा निवेश या प्रोजेक्ट वाकई में हरा है पर्यावरण के लिहाज से। बिल्कुल, इसका मकसद तो साफ है, सही जगह निवेश हो, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिले। और वो जो ग्रीन वॉशिंग का चक्कर है, मतलब कोई बस नाम के लिए कह दे कि हम पर्यावरण के दोस्त हैं, उस पर भी रोक लगे। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार इसे एक जीवित दस्तावेज कह रही है, मतलब ये समय के साथ बदलेगा। हाँ, ये अहम है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास सामग्री है वो इस ढांचे को, खासकर इसकी समीक्षा प्रक्रिया को असरदार और भरोसेमंद बनाने के लिए क्या सुझाव देती है। बिल्कुल, देखते हैं। तो स्रोत का मुख्य तर्क क्या है? यही कि जीवित दस्तावेज को जीवित रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए। हाँ, सीधी सी बात है, सिर्फ कह देने से तो चलेगा नहीं। तो एक व्यवस्थित, मतलब एक सिस्टमैटिक रिव्यू मैकेनिज्म का सुझाव दिया गया है। अच्छा, और ये सिस्टम कैसा होगा? मैंने सुना पेरिस समझौते से कुछ मिलता जुलता। हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें 2 लेवल का रिव्यू सिस्टम सुझाया गया है। पहला है सालाना रिव्यू। सालाना, हर साल? हाँ, हर साल। ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स के लिए, मान लीजिए इसे लागू करने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम बदल गया, हाँ हाँ। या फिर स्टेक होल्डर्स, मतलब जो इससे जुड़े लोग हैं, उनसे कोई फीडबैक आया, तो ये सालाना रिव्यू काम आएगा। और ये तयशुदा होना चाहिए, पारदर्शी पब्लिक कंसल्टेशन के साथ। ठीक है, तो ये तो हुआ छोटे सुधारों के लिए। और दूसरा लेवल? दूसरा लेवल है पंचवर्षीय समीक्षा, हर 5 साल में। ये ज्यादा गहराई से होगी, ज्यादा व्यापक। अच्छा, 5 साल में इसमें क्या क्या देखा जाएगा? इसमें जैसे कार्बन बाजार कैसे बदल रहे हैं, दुनिया भर में क्लाइमेट फाइनेंस की परिभाषाएं कैसे विकसित हो रही हैं, और पिछले 5 साल के अनुभव से हमने क्या सीखा। और ये 5 साल का टाइम फ्रेम भी सोच समझ कर रखा गया है। ये तो भारत के जो एनडीसीज हैं, यानी राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्य, और जो यूएनएफसीसी का ग्लोबल स्टॉक टेक होता है, हाँ, वैश्विक समीक्षा जो होती है, बिल्कुल उसके साथ सिंक में रहेगा। तो ये काफी स्ट्रेटेजिक हो जाता है। ये तो वाकई महत्वपूर्ण है कि इसे बड़ी वैश्विक प्रक्रियाओं से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अब इन समीक्षाओं में जांचा क्या जाना चाहिए, मतलब किन पहलुओं पर गौर होगा? इसमें 2 मुख्य बातें हैं। एक तो कानूनी तालमेल, और दूसरी सामग्री की स्पष्टता। कानूनी तालमेल मतलब ये देखना कि ये टैक्सोनॉमी हमारे अपने कानूनों से मेल खाती हो, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट या सेबी के नियम। हाँ, वो सब, एनर्जी एक्ट, सेबी के नियम, नई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, इन सब से। और साथ ही जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वादे हैं, उनसे भी तालमेल हो। ठीक है। और ये भी देखना होगा कि ये ग्रीन बॉन्ड जैसे दूसरे उपायों के साथ कैसे जुड़ेगा, ताकि कोई कंफ्यूजन या विरोधाभास ना हो। समझ गई। और दूसरा पहलू आपने बताया, सामग्री की स्पष्टता, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ये जो दस्तावेज हैं, ये गाइडलाइंस हैं, वो आसानी से समझ में आए, पढ़ने में सरल हों, लॉजिकल हों, और टेक्निकली एकदम सही हों। परिभाषाएं ऐसी हों जो बाजार के मौजूदा स्टैंडर्ड्स को दिखाएं, और ये न सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी उपयोगी हो। अच्छा। और जहां कहीं आंकड़े या सीमाएं हैं, जैसे उत्सर्जन कितना कम करना है या एनर्जी कितनी बचानी है, उन्हें असली डेटा और स्टेक होल्डर्स की राय के आधार पर अपडेट करते रहना होगा। ये बात तो सही है, आंकड़े तो बदलते रहते हैं। अच्छा, सामग्री में छोटे उद्योगों, मतलब एमएसएमईज और अनौपचारिक क्षेत्र का भी जिक्र था। उनके लिए इसे सुलभ बनाना कितना जरूरी माना गया है? हाँ, ये बहुत जरूरी माना गया है। देखिए, ये बड़े खिलाड़ी तो शायद समझ जाएं, लेकिन छोटे उद्योगों, अनौपचारिक क्षेत्र और जो कमजोर समुदाय हैं, हाँ, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। तो उनके लिए नियम सरल होने चाहिए। हो सकता है उन्हें नियमों को अपनाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए, और उनसे उम्मीदें भी प्रैक्टिकल हों। खासकर जैसे खेतीबाड़ी या छोटे मैन्युफैक्चरिंग वाले क्षेत्र हैं, जहां जानकारी और साधन दोनों कम हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये टैक्सोनॉमी उन्हें सिस्टम से बाहर ही कर दे। सही बात है। तो इस पूरी समीक्षा प्रक्रिया को संस्थागत कैसे बनाया जाए, मतलब इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या सुझाव हैं? कोई खास विभाग या समिति? सुझाव ये है कि या तो वित्त मंत्रालय के अंदर ही एक परमानेंट सेल या यूनिट बना दिया जाए, ओके। या फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें रेगुलेटर हों, वैज्ञानिक हों, कानून के जानकार हों, और सिविल सोसाइटी के लोग भी हों, मतलब एक मिला जुला समूह। ठीक है। और पारदर्शिता के लिए एक पब्लिक डैशबोर्ड का भी आइडिया है, जहां लोग अपनी राय दे सकें, इसे लागू करने के अनुभव शेयर कर सकें, और समीक्षा रिपोर्ट भी वहीं पब्लिश हो। ये डैशबोर्ड वाला आइडिया तो काफी अच्छा है, पारदर्शिता बनी रहेगी। हाँ, पारदर्शिता बहुत अहम है इसमें। अब आखिरी सवाल,
ये सब अभी इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? मतलब टाइमिंग की क्या अहमियत है? देखिए, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। ये टैक्सोनॉमी ऐसे समय आ रही है जब भारत अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को पूरी तरह चालू करने की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, वो भी शुरू होने वाली है। ग्रीन बॉन्ड भी अब मुख्य धारा में आ रहे हैं और सरकार पर भी दबाव है कि वो अपने निवेश को देश के लंबे समय के जलवायु लक्ष्यों के साथ अलाइन करे। तो अगर ये टैक्सोनॉमी ही कमजोर या कंफ्यूजिंग हुई तो ये सारी कोशिशें, मतलब कार्बन मार्केट, ग्रीन बॉन्ड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सब पर असर पड़ेगा। एक मजबूत, भरोसेमंद टैक्सोनॉमी इन सब की नींव का काम करेगी। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो ये जलवायु वित्त वर्गीकरण ढांचा भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन जैसा स्रोत बता रहा है, इसकी असली परीक्षा इस बात में है कि इसे वक्त के साथ कैसे बदला और बेहतर बनाया जाता है। निश्चित रूप से एक मजबूत, पारदर्शी और नियमित समीक्षा प्रक्रिया ही इसकी सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। जैसा कहा गया, जीवित दस्तावेज तभी जिंदा रहेगा जब उसे लगातार रिव्यू, पारदर्शी बदलाव और सबकी भागीदारी से सींचा जाए। एकदम सही। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस वर्गीकरण के सीधे प्रभावों के अलावा भारत के जो व्यापक आर्थिक लक्ष्य हैं या जो सामाजिक समानता के मुद्दे हैं, उन पर इसके क्या अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट असर हो सकते हैं? शायद इस पर इन स्रोतों में उतनी बात नहीं हुई, पर सोचने लायक है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे।